ई क्लासेस बाय मनीष शर्मा में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मनीष शंकर तिवारी। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। हमारा अर्थशास्त्र का यह पहला वीडियो है जिसमें अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अर्थव्यवस्था अगर हम शब्द बोलते हैं तो ये बड़ा अधूरा सा लगता है क्योंकि अर्थव्यवस्था एक व्यापक शब्द है। हम बात करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में। अभी जो लॉकडाउन लगा था उसमें आप लोगों ने अखबारों में और अन्य लोगों के मुंह से कई बार ये शब्द सुना होगा, अर्थव्यवस्था ये हो जाएगी, अर्थव्यवस्था वैसी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था के विकास की अवधारणा क्या है, अर्थव्यवस्था कैसे डेवलप होती है, अर्थव्यवस्था का नियोजन कैसा होता है, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। आधुनिक युग में हम सभी चाहते हैं कि रहने के लिए मकान हो, खाने के लिए भोजन हो, अच्छा स्वादिष्ट भोजन हो, पहनने के लिए अच्छे हमको कपड़े मिलें और हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा हो और साथ में उनको अच्छा स्वास्थ्य भी हासिल हो सके। मतलब हर परिवार, हर व्यक्ति इन चीज़ों को अपने आसपास चाहता है ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत रह सके, स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सके। लेकिन ये सारी चीज़ें संभव कैसे होंगी? चाहते तो सभी लोग सभी कुछ हैं, लेकिन उन चाहने अकेले से कुछ नहीं होता। ये तभी संभव हो सकता है जब वस्तुओं का उत्पादन होगा, जब फसलों का उत्पादन होगा और वस्तुओं और फसलों के उत्पादन से लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनको रोजगार के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि होगी और जब आय में वृद्धि होगी तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। चलिए इसको हम कुछ अलग तरह से इस तरह समझते हैं। अभी हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी चल रही है, पूरे विश्व में इसका प्रभाव है और इसी के कारण हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा मार्च महीने में की गई थी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अब इस लॉकडाउन का परिणाम क्या हुआ? लॉकडाउन में वस्तुओं का उत्पादन बंद हो गया, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, उनको होने वाली आय लगभग बंद हो गई और उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी ठप हो गई। कार्यस्थल वाले शहरों से वापसी को मजबूर हो गए लोग। हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगभग ठप सी पड़ गई, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, आर्थिक विकास का पहिया बहुत धीमा हो गया। ये समाचारों में बताया जाने लगा कि कितने लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। लॉकडाउन से नुकसान हुआ है लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। निर्यात क्षेत्र में 1.5 करोड़ नौकरी जाने की आशंका जताई जा रही है इस कोरोना से। ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास ठप न हो जाए, इसलिए इस लॉकडाउन में शिथिलता की जरूरत पड़ी। अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसमें शिथिलताएं दी जा रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जान भी और जहान भी के मूल मंत्र के साथ आर्थिक विकास का जो रथ है उसके पहिए को फिर से चलायमान किया। इस तरह से 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब हम विकास की अवधारणा को हमारे भारत के संदर्भ में समझते हैं। प्राचीन काल में भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड। ऐसा क्यों कहा जाता होगा? इसलिए क्योंकि भारत एक संपन्न और विकसित देश हुआ करता था। भारत देश की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हुआ करती थी। साथ में भारत देश के नागरिक बड़े सादा जीवन, उच्च विचार के साथ कठोर मेहनत किया करते थे और आपसी भाईचारे के साथ रहते थे। और जैसा कि आप जानते हैं, शांति काल में ही विकास होता है और भारत देश सोने की चिड़िया कहलाया। भारत देश की जो भूमि है वो पर्याप्त मात्रा में अन्न उपजाती थी। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, आप लोगों ने सुना होगा। हमारे ग्रामीण और कुटीर उद्योगों से जीवन यापन बड़ा सरलता से हो जाया करता था। आवश्यकता की चीज़ें हमारे ग्राम स्तर पर ही उपलब्ध हो जाया करती थी।
जो चीज़ें नहीं मिलती थीं, जैसे नमक है या अच्छे कपड़े हैं, उन इत्यादि चीज़ों के लिए बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। इन व्यापार के बारे में हम सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के बड़े बड़े राजा महाराजाओं के समय तक में देखते आ रहे हैं। मतलब व्यक्ति भी खुश था, व्यक्ति खुश तो गांव खुश, और गांव खुश तो राज्य और राष्ट्र भी खुशहाल होने लगा। अब प्राचीन काल में आर्थिक विकास के अंतर्गत भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानव मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब यानी कि गाड़ी बंगला हो गया, मकान हो गया, अच्छा खा रहे हैं, रह रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यही पर्याप्त नहीं। भाईचारा, सादगीपूर्ण जीवन, एक दूसरे का सम्मान, मानवीय मूल्य, ह्यूमैनिटीज का भी इम्पोर्टेंस था। हमारे जो अर्थशास्त्री कौटिल्य हैं, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इन विचारों की बड़ी बृहद व्याख्या की है। हालांकि हमारे बहुत से प्राचीन ग्रंथ और वेदों में भी यही सब बातें की गई हैं कि मानव मूल्यों के पोषण के साथ साथ आर्थिक विकास कैसे हो सकता है। अब यदि हम भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था और विश्व की प्राचीन अर्थव्यवस्था के बीच में तुलना करें तो हम पाते हैं कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास के अंतर्गत भौतिक संपन्नता को प्रमुख स्थान था। कैसे? मिस्र की जो ममी मिली हैं हमको, उन ममीज़ में भौतिक विलासिता की चीज़ें शव के साथ दफनाई गई थी, उन ममीज़ में प्राप्त होती हैं। इससे पता चलता है कि कितना जो शेष विश्व था भारत के अलावा, वो भौतिकता में डूबा हुआ था। और तब हम लोग आर्थिक संपन्नता के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी संजोए हुए थे। अब जर्मनी और फ्रांस के जो बणिकवादी विचारक हैं, वो तो ये कहते हैं कि सोने और चांदी की प्राप्ति ही आर्थिक विकास का आधार है। मतलब जिसके पास सोना चांदी है वो संपन्न है। लेकिन समय के साथ साथ विकास की जो अवधारणा है, विकास की जो परिभाषा है, वो बदलती जाती है। प्राचीन अर्थशास्त्री एडम स्मिथ कहते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की वृद्धि ही आर्थिक विकास है। मतलब वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होगी तो ये चक्र चलेगा, रोजगार आएगा, आय होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और इस तरह से ये आर्थिक विकास चलता रहेगा। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की स्थापना को आर्थिक विकास माना है, जबकि जे.एस. मित्तल ने लोक कल्याण व आर्थिक विकास के लिए सहकारिता के सिद्धांत को, सहकारिता का सिद्धांत वही जो हमने कृषि संसाधन में पढ़ा हुआ है, उसको अपनाने को आर्थिक विकास माना है। जबकि पॉल एल्बर्ट ने देश के उत्पादन के साधनों का कुशलतम प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास माना है। अब विलियमसन और वैदिक कहते हैं कि देश के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास है। बी ब्राइट सिंह जो फिर वहीं पहुंच जाते हैं कि आय में वृद्धि के साथ साथ समाज कल्याण में वृद्धि भी आर्थिक विकास होती है, जो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान थी। हमारे भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, आर्थिक विकास में जन कल्याण को ही प्रमुख मानते हैं। अब यदि हमसे आर्थिक विकास की परिभाषा को पूछा जाता है तो कुछ इस तरह होगी। मेयर और बाल्डविन ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। थोड़ा सा कठिन हो सकती है इसको पढ़ना, इसको सरलतम तरीके से हम आगे समझते हैं। आर्थिक विकास के लक्षण लगभग 4 या 5 लक्षण होते हैं, जिनमें पहला है सतत प्रक्रिया। आर्थिक विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में क्रमशः वृद्धि होती है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती जाएगी, जिसके फलस्वरूप मांग और पूर्ति में निरंतरता बनी रहती है। मांग बढ़ेगी तो पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन होगा तो सेवाओं की जरूरत होगी, सेवाओं की जरूरतों से हमें रोजगार के सृजन होंगे, रोजगार से आय होगी, आय से आवश्यकता, और मांग और पूर्ति के प्रक्रिया के ये साइकिल में चलते रहेंगे। अगला लक्षण है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, स्वाभाविक है। दीर्घकालीन प्रक्रिया आर्थिक विकास कोई अल्पकालीन परिवर्तनों से होने वाली प्रक्रिया नहीं है कि अल्पकालीन परिवर्तन हो और आर्थिक विकास हो जाए, नहीं, यह एक अत्यंत दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसको ऐसे समझ लें कि यदि एक साल हमारे किसानों ने बहुत अच्छी फसल उपजा ली तो वो आर्थिक विकास को प्रभावित कर देगा या वो आर्थिक विकास कहलाएगा, ऐसा नहीं है।
यही स्थिति यदि उत्पादन फसलों का हो या वस्तुओं का हो, लंबे समय तक, दीर्घकाल तक बना रहेगा तो वह आर्थिक विकास कहलाएगा। संसाधनों का समुचित विदोहन। देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का कुशलता पूर्वक विदोहन किया जाना आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। हमने इस संसाधन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमें आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर और कुशलता पूर्वक संरक्षण करना है, कुशलता पूर्वक दोहन करना है, तभी आर्थिक विकास अच्छे से हो पाएगा। आर्थिक विकास के लक्षणों में 5वां लक्षण है जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में उन्नति। जब प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है तो जीवन स्तर में भी सुधार होता है, आर्थिक विषमता दूर होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में वृद्धि होती है, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में भी वृद्धि होती है। आपने इस चित्र में देखा कि किस तरह से ये सारे तत्व मिलकर एक व्यक्ति को खुशहाल बनाते हैं। हमेशा की तरह जब वीडियो पूरा होता है, कंटेंट आप देख लेते हैं, तो हम सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 सवाल आप लोगों के लिए एक बार फिर से, जब तक अगला वीडियो नहीं आ जाता, पिछले वीडियोस को देखते रहिए और इस प्रश्नावली को हल करते रहिए। जय हिंद।